तो दोषी जो हैं, तो दोषी वो है, ये बात कौन बता सकते हैं। उन लोगों को स्पॉट किया गया। बिहार सरकार बोध गया पर कब्जा करना चाहती है और गवर्नर के थ्रू, गया जिले के कलेक्टर के थ्रू, बीटीएमसी के पंडों के थ्रू और आरएसएस के बीजेपी के लोगों के द्वारा वहाँ उन्माद किया गया, वहाँ नारेबाजी की गई, जय श्री राम के नारे लगाए गए, उपासक उपासिकाओं को मारा गया। डुंगेश्वरी जहाँ पर तथागत बुद्ध ने 6 वर्ष बिताए थे, वहाँ उपासक उपासिकाएं और भिक्षुओं को डंडे से मारा गया। तो इन बातों को जाहिर तौर पर हम लोगों ने विरोध जताया वीडियो बनाकर, और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से लोगों को कंट्रोल कर रहे थे। तो ये दोषी जो लोग हैं, उनकी चोरी को, उनके षड्यंत्रों को, उनके धोखेबाजी को जो लोग उजागर करेंगे, उन्हीं आंदोलनकर्ताओं को उन्होंने दोषी घोषित कर दिया। कहा जाता है कि जो महाराष्ट्र के बौद्ध गए थे, बुद्धिस्ट गए थे, उन्होंने हुड़दंग मचाया, ऐसा कहा जाता है। तो उसका कोई एविडेंस हो तो बताया जाए। जी जी जी। महाराष्ट्र के लोग इतने अनुशासित लोग हैं कि अपना पैसा खर्च करके अपनी रोटी बांधकर वहाँ क्यों आते हैं? हुड़दंग मचाने आते हैं। वहाँ तो बुद्ध को याद करने आते हैं। और किस भावना से आए थे? इस भावना से आए थे कि आज पवित्र दिन है, बुद्ध का जयंती है, कम से कम बिहार सरकार इस जगह को पंडों से मुक्त घोषित करेगी, ये भावना से आए थे। हुड़दंग मचाने वाले आरएसएस के लोग हैं। हुड़दंग मचाने का आरोप पहले नंबर पर गया जिले के कलेक्टर पर पड़ता है। पहले जय श्री राम के नारे कौन लगाए? तो शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। जय श्री राम के नारे गया जिले का जो कलेक्टर है उसके ऊपर 2 पद है। एक गया जिले का कलेक्टर एक पद है और दूसरा पद है बीटीएमसी का अध्यक्ष। तो गवर्नर का जो शेड्यूल बन के आता है, अचानक तो गवर्नर का प्लान नहीं होता है। कितने बजे वो एंट्री करेंगे, कितने बजे वो उद्बोधन करेंगे, कितने बजे वो अंदर मुख्य विहार में जाएंगे, तो शेड्यूल तय है। तो वीडियो में महंत है और दाढ़ी वाले साधु है, पंडे है, और बीटीएमसी की सेक्रेटरी मैडम है। तो गया जिले के कलेक्टर के उपस्थिति में हुड़दंग मचाने का काम आरएसएस के लोगों ने वाइट ड्रेस में किया। यही तो बता रही है हमारी महिलाएं पुलिस को विनयाचार्य जी के सामने। में वही दिखाई दे रहा है। यही बता रही है कि सिविल ड्रेस पर वाइट ड्रेस में जो लोग थे, उन लोगों ने हम लोगों को पीटा, उन लोगों ने हम लोगों को दबाव में लाया। क्या दबाव में लाया? कि जय श्री राम बोलो। जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको कहा जा रहा है जय श्री राम बोलो। विनयाचार्य ने भीड़ को कंट्रोल किया। विनयाचार्य ने भीड़ की बातों को मानकर मारो, पकड़ो, पीटो ऐसा नहीं कहा, बल्कि पुलिस को शांत रहने के लिए कहा, और उन्होंने अपने लोगों को शांत किया, और उनके कारण वहाँ फसाद होने से रुक गया। अगर संभवतः विनयाचार्य जी वहाँ नहीं जाते, हो सकता था वहाँ फसाद होता, क्योंकि वहाँ जय श्री राम के नारे लोग लगा रहे थे। तो दूसरी तरफ से लोग कैसे चुप रहेंगे? वहाँ तो कोई लीडर है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ दोनों तरफ क्राउड है, मगर जय श्री राम के नारे लगाने वालों को पुलिस रोक रही है क्या? आप पत्रकार की नज़र से देखो, हम आंदोलनकर्ताओं की नज़र से देख रहे हैं, तो आप पत्रकार की नज़र से देखो कि जो नारे लगा रहे हैं उनके कॉलर पुलिसों ने पकड़ा क्या, उनको हिरासत में लिया क्या? बल्कि जिन्होंने वो मामले को कंट्रोल किया उनको दोषी किया गया है। तो इसका मतलब है आरएसएस और बीजेपी के लोग बड़े प्लान से महाबोधि महाविहार पर कब्जा करना चाहती हैं। अब देखो, एक बात ये है। दूसरी बात, सेकंड डे यानी 14 को एक खबर आई कि इंद्रेश कुमार वहाँ जाने वाले हैं। अभी इंद्रेश कुमार क्या राष्ट्रपति है? नहीं। क्या इंद्रेश कुमार कोई विदेश मंत्री है? क्या इंद्रेश कुमार क्या गृह मंत्री है? क्या इंद्रेश कुमार बौद्ध धर्म का ज्ञाता व्यक्ति है? इंद्रेश कुमार तो टेररिस्ट ब्राह्मण है। मैं बोल रहा हूँ टेररिस्ट ब्राह्मण बोल रहा हूँ। उस दिन भी मैंने बोला टेररिस्ट ब्राह्मण बोला। तो आप जैसे एक ब्राह्मण पत्रकार ने उसको पूछा इंद्रेश कुमार को, वो विलास खरात आपको टेररिस्ट ब्राह्मण बोल रहा है, इस पर आप क्या कहते हो? तो इंद्रेश कुमार ने मेरा जवाब नहीं दिया। मैं आपके मीडिया के ज़रिए से भी बोल रहा हूँ, इंद्रेश कुमार टेररिस्ट ब्राह्मण है। वो वहाँ पर 3 दिन गया और उसने ये प्रोपेगेंडा कराया
कि बुद्ध धर्म वैदिक धर्म की शाखा है। यानी लोगों को हम शांत कर रहे हैं, लोगों की भावनाएं आहत होने के बावजूद हम उनको कह रहे कि हमारा आंदोलन चल रहा है, इसके बावजूद इंद्रेश कुमार वहाँ जाकर ये बकवास कर रहा है कि ये बुद्ध धर्म वैदिक धर्म की शाखा है। तो इसको रोकने का काम किसका है? समिति के अध्यक्ष होने के नाते कलेक्टर का है ना। उसको क्यों अलाउ कर रहा है और इनको जेल में डालने के लिए आग्रह क्यों कर रहा है? तो इसमें बीटीएमसी दोषी है और वो 6 विधर्मी तो दोषी है, मगर वो जो 4 बुद्धिस्ट मेंबर है वो 200% दोषी है। वो कैसे दोषी है? अगर सवेरे गवर्नर के जरिए से पूजा की गई शिवलिंग के नाम पर, तो इसका सबसे पहले विरोध वो बीटीएमसी के 4 बुद्धिस्ट मेंबर है, उनको आकर प्रेस मीट करके करना चाहिए था और उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हम तो मान रहे थे कि लोकतांत्रिक ढंग से इनकी मांग को पूरा किया जाएगा, मगर खुद गवर्नर गुंडागर्दी कर रहा है और हम लोगों को भी इसका पार्ट बना रहा है। तो ऐसे 4 मेंबरों की क्या ज़रूरत है जो वहाँ उनके हाँ में हाँ मिला रहे। अगर वो भिक्खू नहीं होते तो दूसरा शब्द इस्तेमाल करता। उनके शरीर पर भिक्खू का ड्रेस है, इसीलिए उन शब्दों का हम प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। उन भिक्खुओं का ड्रेस का हम आदर करते हैं, मगर वहाँ अगर आपको उनके हाँ में हाँ मिलाने से आपका व्यक्तिगत लाभ हो रहा होगा, मगर अंतर्राष्ट्रीय धरोहर पर कब्जा करने में आपका भी तो योगदान है। नाला की हद हो गई। उल्टा चोर आंदोलनकारियों को गुनहगार ठहरा रहे। तो सर ये बताइए कि जिस तरह से वीराचार्य जी को अरेस्ट किया गया बाद में दूसरे दिन, तो क्या लामा जी धरने पर बैठे हैं तो लामा जी ने क्यों सहयोग नहीं किया? अब आकाश लामा का क्या रोल है, कैसा किया? क्योंकि आखिरी समय तक आकाश लामा जी वहाँ साथ में थे। उन्होंने भी थे साथ में? हाँ, वहाँ पेंडोल में थे। अच्छा। उन्होंने उनको बाहर किया, पुलिस के साथ मीटिंग किया और अभी कह रहे हैं मैंने तो उनको कहा था वही रुको। तो उस विवाद के मामले पर हमें चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि इससे दुश्मनों को हौसला बढ़ेगा, दुश्मनों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा। अब असली गुनहगार अगर कोई है तो गया जिले का कलेक्टर है, असली गुनहगार कोई है तो बीटीएमसी का सेक्रेटरी मैडम है, और असली गुनहगार कोई है तो बिहार राज्य का गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। मुसलमान आरिफ मोहम्मद खान को मुसलमान भी नहीं मानते। तो इसके पीछे एक थर्ड पार्टी काम कर रही है, और वो थर्ड पार्टी कौन है? अब वो बात छुपी नहीं रही है। वो थर्ड पार्टी है मोहन भागवत अर्थात आरएसएस। मोहन भागवत ने ही इंद्रेश कुमार को वहाँ पर संगदान के नाम पर भेजा, और अभी कल की खबर आई उसने वहाँ से 50 पंडितों का मोर्चा निकालकर काल चक्र तक लेके आया, पंडितों का, शंकराचार्यों का। तो शंकराचार्य और बुद्ध का क्या रिलेशन है? उसको क्यों अलाउ कर रही है ड्रामा करने के लिए? मेरा आरोप है कि इंद्रेश कुमार को वहाँ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इंद्रेश कुमार के ऊपर 22 जगह बम ब्लास्ट करने के आरोप हैं। अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट में आरएसएस के 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। सन 2013 में बोध गया टेम्पल में जो बम ब्लास्ट हुआ उसकी तफ्तीश बीच में रोकी गई। वहाँ एक बैग मिला, वहाँ एक चिवर मिला, वहाँ एक डायरी मिली, और एक आदमी वहाँ जो बगल में जगन्नाथ टेम्पल है रथ यात्रा के नाम पर अंदर घुसा था, और उसका सवेरे रात के 12 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक, यानी बम ब्लास्ट होने के पहले तक डायलॉग हो रहा था, वो नंबर मिले। और जिस बम को फोड़ने के लिए मोबाइल चिप का इस्तेमाल किया, एक केवल फटा, बाकी फटे नहीं। तो आरडीएक्स वाले बम भी मिले और नंबर वाले कार्ड भी मिले। तो एनआईए ने और एटीएस ने वहाँ की उस जांच को रोक दिया। महाराष्ट्र के पूर्व आईजी है मुशर्रफ साहब, उन्होंने किताब लिखी है ब्राह्मण बॉम्ब्ड एंड मुस्लिम हैंग्ड। उस किताब में यह निष्कर्ष बताया है, अगर निष्पक्षता से बोध गया में जो बम ब्लास्ट हुआ उसकी अगर जांच करेंगे तो उसके अंदर भी आरएसएस के लोग निकलेंगे। तो इस आधार पर मैं कह रहा हूँ इंद्रेश कुमार का वहाँ जाना बहुत बड़ा सेंसिटिव मामला है, उसको रोक लगानी चाहिए। जिसके ऊपर देश भर में 22 जगह बम ब्लास्ट के आरोप है, उसको कैसे अलाउ है? और जिन भिक्खुओं के ऊपर ऐसे कोई आरोप तो नहीं है, भिक्खुओं को अंदर डाला जा रहा है।
आंदोलनकारी लोग संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे लेकिन हैं, वीणाचार्य उनको जी के बदनाम ऊपर किया में- जा रहा है। वीणाचार्य जी के ऊपर में तो हत्या का आरोप लगाया गया है। तो अटेम्प्ट टू मर्डर आरोप करने वाला जो गुप्ता था वो फेक स्टोरी बनाई। वो फेक स्टोरी क्यों कह रहा हूँ? उसमें वो कह रहा है कि इन्होंने लोगों को उकसाया। उकसाने का क्या सबूत है? नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि उसमें विलास खरात भी थे। विलास खरात तो वहाँ मौजूद था ही नहीं, आप उस समय नहीं थे? वहाँ मैं मौजूद ही नहीं था। आप किस समय गए वहाँ पर? मैं 13 तारीख को दिन में 12 बजे मैं ट्रेन पकड़कर एक बड़े नेता को मिलने के लिए गया जो निर्धारित था, जी जी जी। और मैं 12 बजे निकला। जब ये कांड हुआ तब मैं प्रयागराज में था। अच्छा अच्छा। उसका मेरे पास टिकट है, ट्रेन का सफ़र का एविडेंस है मेरे पास, वो कोर्ट में मैंने पेश कर दिया है। तो जो अटेम्प्ट टू मर्डर का जो मामला है तो उसका एविडेंस क्या है? उसमें वीणाचार्य के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है, उसमें मुझे सहयोगी पार्टी बनाया है। तो जहाँ मैं उपस्थित ही नहीं हूँ तो कैसे होगा? अभी कैसे लड़ा जाएगा? वीणाचार्य जी का देखो, सवाल ये है। लड़ाई है, लड़ाई को लड़ाई की तरह लड़ा जाएगा। अच्छा हुआ उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए। हम तो मान रहे थे कि शांतिपूर्ण ढंग से ये सारा मामला हल होगा, मगर उन लोगों ने केवल भारतीय बौद्धों को, भारतीय बहुजनों को उकसाया नहीं है, बल्कि दुनिया के बौद्धों को उकसाया है। बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्राइम किया इन लोगों ने। तो ये बात अब छुपी है क्या? ये बात तो बौद्ध राष्ट्रों में फैल चुकी है। तो आने वाले, अभी जैसे आज नागपुर में धरना आंदोलन कर रहे हैं आदरणीय बनते वीणाचार्य जी को रिहा करने के लिए, ज्ञान ज्योति बनते से भी आए। वो भी आए हैं, आदरणीय बनते जी भी आए हैं। तो हमने कॉल किया है ऑल इंडिया में आने वाले 24 मई को ज्ञापन आंदोलन होगा, क्योंकि लोगों में निराशा फैली है और आंदोलन चल रहा है। आंदोलन निराश नहीं करता। अभी तो हम जिंदा है कि नहीं, अरेस्ट करना तो करे, मुझे रोका किसने उन्हें? हम तो लड़ेंगे, हम कोई गुनहगार नहीं है। तो 24 तारीख को ज्ञापन आंदोलन होगा, 31 मई को धरना आंदोलन होगा ऑल इंडिया में, और 15 जून को ऑल इंडिया में रैली प्रदर्शन होगा। हम लोकतांत्रिक ढंग से कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक ढंग से कर रहे हैं। पहले हम कलेक्टर के थ्रू ज्ञापन दे रहे थे, अब हम पुलिस थाने से ज्ञापन देंगे। एक मामला है, अगर मानते हो ठीक है, नहीं मानते हो तो हमने वो ज्ञापन में लिख दिया है कि ये सारा गेम नीतीश कुमार को खिलौने की तरह इस्तेमाल करना, बीटीएमसी के कर्मचारियों को, समिति को दलाल बनाकर यूज़ करना, गवर्नर जैसे संवैधानिक पद वाले मुस्लिम व्यक्ति को वो काम कराना जो उसका धर्म भी उसको अलाउ नहीं करता है ना। एक आदमी पद में रहते हुए कुछ कर सकता है, मगर कम से कम मुसलमान को आदेश है कि मूर्ति पूजा न करे। अगर मूर्ति पूजा करेगा तो ऐसे मुसलमान को काफिर कहा जाता है एज पर उनके धार्मिक रिवाज से। तो क्यों करवा रहे? तो इसका मतलब है आरएसएस, बीजेपी के लोग प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, बीटीएमसी का, वहाँ के सीएम का, वहाँ के गवर्नर का मिसयूज अगर कर रहा है तो मोहन भागवत इसके पीछे है। तो इसके पीछे हमें असली माइंड को पकड़ना होगा। एक होता है ये, एक होता है टूल। तो टूल को मारो, वो बदमाश उसको ताकत देगा। तो ये टूल है, कलेक्टर टूल है, ये राज्यपाल टूल है, नीतीश कुमार पलटूराम टूल है, बीजेपी का दलाल है वो टूल है। असली कौन है? इंद्रेश कुमार। असली कौन है? महंत ब्राह्मण। असली कौन है? मोहन भागवत। तो हम लोग देश भर में चरणबद्ध आंदोलन करके आने वाले 2 अक्टूबर को अशोक विजयादशमी तक ये आंदोलन चलेगा। किसान आंदोलन चला, हम भी चलाएंगे। हमारे पास यही मकसद है। अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो मोहन भागवत को पूछने के लिए लाखों का मोर्चा आरएसएस हेडक्वार्टर लेके जाएंगे। ये देश संविधान से चलता है या मोहन भागवत के इशारे पर चलता है, ज़रा देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।